तो गाइस स्वागत है आप सभी का डरावनी दुल्हन के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 20 से आगे की स्टोरी के बारे में। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिकैप। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जियो की कुछ मेमोरी रिकवर होने पर मीहो बावली हो जाती है और फिर वो उसे एक कॉमिक बुक स्टोर के अंदर मिलती है, जहाँ पर वो लोग एक प्राइवेट खोपचे के अंदर अपनी सारी बातें कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर मीहो रिवील करती है कि हाँ सच में वो एक मॉन्स्टर है और जियो के साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें उसने ही की है। और इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान मीहो जियो को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताती है, जिसके जरिए हमें येरिन के बारे में भी कई सारी चीजें पता चलती है। लेकिन जब जियो भाई को मीहो के असली कांड के बारे में पता चलता है तब वो गुस्से में उसका गला दबाते हुए उस पर चढ़ जाता है। और तभी एक स्टाफ का मेंबर जब उन्हें रोकने आता है तो मीहो जियो के सामने ही उस बंदे को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेती है और उसके अंदर अपना मॉन्स्टर पैरासाइट इंजेक्ट कर देती है। और उसके बाद मीहो जियो के सामने एक और चीज रिवील करती है कि उसने इस पूरे इलाके के अंदर सबको ही मॉन्स्टर बना दिया है, लेकिन उसने रीचेकिंग नहीं किया, इस वजह से ये गड़बड़ हुई। और अब आगे ये सारी खौफनाक चीजें देखने के बाद जियो उससे कहता है कि आखिर साली तूने कितने लोगों को मॉन्स्टर्स बनाया है। तो मीहो कहती है हाँ बनाए हैं, लेकिन इतने काफी नहीं है। और वो आगे कहती है कि सिर्फ इमेजिन कर जियो, जरा सोच कर देख कि एक बड़े से म्यूजिकल थिएटर के अंदर बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाले सिर्फ हम दो हैं। सोच कर देखो कि एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क खाली है जिसमें मजे करने के लिए सिर्फ हम दो हैं और रात में वहाँ पर धमाकेदार आतिशबाजी होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। यानी कि मीहो का कहने का मतलब है कि दुनिया की हर चीज एग्जिस्ट करेगी लेकिन सिर्फ हम दोनों के लिए। मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ। और जियो ने ही ये चीज पास्ट में मीहो को कही थी कि तुमको ये करना है ताकि हम दोनों दुनिया में अपने सारे सपने पूरे कर सके। और मीहो आगे बताती है कि मैं तब से लेकर अब तक वो सारी चीजें कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, बस बदले में जियो को एक ही चीज करनी है और वो है मीहो से प्यार करना। और ये सारी चीजें सुनकर जियो की ऑलरेडी फट गई होती है एंड उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर मैं कैसे इससे प्यार करूं। ये जिंदा इंसानों को मॉन्स्टर बना देती है। और लिटरली यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जिसको मीहो ने अभी अभी चबाया था और उसके हेड के होल के अंदर वो पैरासाइट अभी रेंगते हुए जा रहा होता है। और जियो सोचता है कि आखिर इतना सब देखने के बाद मैं इससे कैसे प्यार करूं, इसने तो मेरी फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा होगा और बदले में अब इसे प्यार चाहिए। लेकिन जियो का साइलेंट पना नोटिस करते ही मीहो उससे कह देती है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से वो ये सारी बातें जियो को नहीं बताती थी। लेकिन बंदी को अभी भी होप है कि जियो एक ना एक दिन अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लेगा और उसके बाद तो मजे ही मजे। अब मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भी मैं किसी को मॉन्स्टर बनाती हूँ ना तो उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि इस पूरी कंट्री का मॉन्स्टरिफिकेशन करना एक इम्पॉसिबल चीज है। और मीहो जब ये बातें बोल रही होती है ना तब हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन। यानी कि मीहो की बातों का मतलब ये है कि अगर पूरी कंट्री के लोगों को मॉन्स्टर बनाएंगे तो इस सर्टन चेंज को कोई भी नोटिस कर सकता है। और पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं ऑफिसर जियूक को, जो कहीं ना कहीं इस अनयूजुअल चीज को नोटिस कर चुका है, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही उसकी इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में चल रही है। और बैकग्राउंड में मीहो बोलती है कि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए मैंने कई सारे बैकअप प्लान्स बनाए हैं। लेकिन अभी भी मुझे चिंता है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल येरिन की मॉम की तरह है। तो जियो समझ गए ना मेरी बात, अब चलो मेरे साथ। तुम स्कूल को क्विट कर सकते हो, उसमें रहते हुए भी चलो पढ़ाई से ड्रॉप आउट ही ले लेते हैं और तुम मेरे साथ मूव इन कर सकते हो और तब तक हम किसी न किसी होटल में रह लेंगे। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रिलैक्स करना है जब तक कि हमारा यूटोपिया बनकर तैयार ना हो जाए। मतलब मीहो का प्लान सेट है कि किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए और रात में बेड में धूम मचाए। लेकिन जियो उसे कहता है कि तुम्हें लोगों को खाना बंद करना होगा मीहो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज ये सारी चीजें करना बंद कर दो। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं यही करूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि तुम अपनी सारी मेमोरीज को वापस रिकवर ना कर लो। और जियो की इतनी बात मानने के बाद मीहो उसे कहती है कि चलो वैसे भी आज का दिन काफी ज्यादा लंबा हो गया है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मीहो और जियो जिस सेक्शन के अंदर बैठे हुए थे उसके एग्जैक्ट साइड वाले सेक्शन के अंदर ग्यूयोक इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। इनफैक्ट उसने इन दोनों की सारी बातों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर ली होती है, जिसको वो अब रियूंग को दे देगा। और हाँ, वापस से याद दिला देता हूँ, अगर आप लोग ग्यूयोक को भूल गए हो तो ये वही बंदा है जो रियूंग को बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो के मम्मी पापा के अपार्टमेंट को, जहाँ पर मीहो उसको छोड़ने आई है।
और वो उसे टाटा बाय बाय करते हुए कहती है कि फिर कल मिलते हैं। और ये सुनकर जियो वापस से शॉक में चला जाता है कि अब वापस से कल मुझे इस मॉन्स्टर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। और जियो के वहाँ से गुजर जाने के बाद मीहो कुछ सोचते हुए उसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और वो याद करती है अपने बचपन के दिनों को। यानी कि अब हमें दिखाया जाएगा मीहो का पास्ट कि आखिर वो मॉन्स्टर कैसे बनी। तो सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि 3 छोटे बच्चे वुड में से निकलने वाले कीड़ों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और इन तीनों में से एक होती है छोटी वाली मीहो। और तभी उस लकड़े के टुकड़े के एक होल में से एक बड़ा सा कीड़ा निकल रहा होता है और वो लड़का कहता है कि हम इसके साथ खेलेंगे। वेल मीहो और उसकी छोटी वाली दूसरी फ्रेंड इस बात को लेकर एग्री नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली यार कीड़ों के साथ कौन खेलता है, ये तो बड़ी होकर लोगों की जिंदगी के साथ खेलेगी। वेल मजाक से हटकर हम देखते हैं कि जब ये लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं ना कि नहीं ये करना सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उस पेड़ के लकड़े में से अचानक से 2 मॉन्स्टर्स के पैरासाइट कूदते हैं सीधा उन दोनों बच्चों के ऊपर। और ये चीज छोटी वाली मीहो अपनी आंखों से देखती है और अगले ही सेकंड ठीक वैसा ही पैरासाइट उसके कान के ऊपर कूदता है और एक ही झटके में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन काफी देर के बाद उसकी आंखें वापस से खोलती है और वो जागने के बाद सीधा अपने दोस्तों को बुलाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स उसके पास चले भी आते हैं और वो देखती है कि उस लड़के के कान में से तो लिटरली एक पैरासाइट अभी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और वो उन दोनों से पूछती भी है, अभी हमारे कान के अंदर कोई कीड़ा गया था क्या? पर उसके दोनों दोस्त काफी अजीब तरीके से उसे मॉम कहते हैं। और ये सुनकर छोटी मीहो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके दोनों दोस्त उसको बारी बारी से मॉम कहकर बुला रहे हैं। तो डर के मारे आंखें बंद करके मीहो उन दोनों से कहती है कि प्लीज मेरे नजदीक मत आओ, चले जाओ यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है, पर रोते हुए वो नोटिस करती है कि उसकी बात को मानकर उसके दोनों दोस्त वहाँ से जा रहे हैं और मीहो का पूरा दिन उसी जगह पर बीत जाता है। और रात को हम देखते हैं कि मीहो को पुलिस रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन उसके दोनों दोस्त सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि मीहो ने उन लोगों को कहा था कि यहाँ से दूर चले जाओ। तो वो दोनों घने जंगल में चले गए थे और वहाँ पर किसी जंगली जानवर ने उनको खत्म कर दिया। अब ज्यादा मत सोचना कि आखिर स्कूल के छोटे बच्चे जंगल के नजदीक क्या मंगल कर रहे हैं, क्योंकि मे भी शायद ये लोग यहाँ पर पिकनिक पे आए थे, जिसमें मीहो के साथ साथ उसके दोनों दोस्त अपने बाकी के क्रू से अलग हो गए होंगे। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीहो अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और अब वो जाने वाली है मिडिल स्कूल में। और अभी वो अपना नया यूनिफॉर्म पहनकर अपने मॉम डैड को दिखाते हुए काफी खुशी के मारे झूम रही होती है, पर तभी अचानक से उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके पेरेंट्स के साथ साथ हम देखते हैं कि मीहो के मुंह से वही पैरासाइट्स निकल रहे हैं जो बचपन में उसके अंदर गया था। अब मीहो के माँ बाप यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैंक है, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या चीज है। और वैसे भी आखिर वो छोटी मीहो इनको क्या ही समझाती कि उसके साथ बचपन में ट्रिप पर क्या हुआ था। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जो पैरासाइट्स मीहो के अंदर से निकले थे वो सीधा उसकी मॉम डैड पर जंप कर देते हैं। और ये चीज भी मीहो की आंखों के सामने होती है और उसको याद आता है वही पल जब उसके दोस्त उससे हमेशा के लिए दूर हो गए थे। तो वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें उन पैरासाइट से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसे वापस से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और उसके मुंह के अंदर से पैरासाइट्स निकलते जा रहे हैं। और अब तक वो पैरासाइट्स उसके मॉम डैड के अंदर भी जा चुके हैं, यानी कि मीहो के मैसेकर के पहले विक्टिम उसके अपने ही थे। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और मीहो ये सारी चीजें याद करते हुए बोलती है, जियो तुम सिर्फ यूनिक नहीं हो बल्कि उससे भी बढ़ के हो। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, वो तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो और तुम्हारे लिए मैं वही हूँ जो तुम्हें समझ सकती है। तुम भले ही मुझे कितना भी नकार दो और मुझसे दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं और अब बहुत जल्द तुम ये समझ जाओगे जैसे कि तुम समझ गए थे हाई स्कूल में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से ऑफिसर जियूक को, जो रात होने के बावजूद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पर डटा हुआ है और अभी वो एनालाइज कर रहा है किसी होटल के पार्किंग लॉट के सीसीटीवी फुटेज को। और हम देखते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो चुकी है रियोंग। अब यहाँ से ना वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो ऑफिसर जियूक के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी है और उन्हें कुछ बात बता रही है। वो कहती है कि उसका हस्बैंड कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, किसी ने जानबूझकर प्लानिंग के साथ उसे टपकाया है और वो जानबूझकर ऐसा कदम क्यों ही उठाए, क्योंकि ऑफिस में तो उसका प्रमोशन होने वाला था और इससे भी ऊपर घर में बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली थी। तो ये बात हजम करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि उसने ये कदम उठाया। और वो आगे कहती है कि उसका हस्बैंड जब छोटा था तो बचपन में भी एक हादसे के दौरान वो डूबते हुए बचा था
और तब से उसे पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। तो अगर उसे सुसाइड करना ही होता तो आखिर वो पानी की गहराइयों को क्यों चुनता? यानी कि उसकी डेथ के पीछे कोई बड़ा सा झोल है और इसीलिए ये लेडी पर्सनली ऑफिसर ज्यूक से मिलती है और उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड का नाम उस सुसाइड लिस्ट से क्लियर करो और उसकी डेथ का असली रीजन भी फाइंड आउट करो। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है एंड ऑफिसर ज्यूक उन सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उसी औरत की बातों को याद करते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो कोई सुसाइड नहीं था, क्योंकि मेरी बॉस के कहने पर तो मैंने उसे कवर अप किया था। एक वान जिसके अंदर कई सारे अनजान लोग अपने आप से ही टपक जाते हैं, पर देखकर ये साफ पता चलता है कि कईयों को जबरदस्ती मारा गया है और कुछ लोगों ने जानबूझकर अपने साथ ऐसा किया। लेकिन आखिर ये अथॉरिटीज इन सारी चीजों को दबाना क्यों चाहती है? अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सारी चीजों को एक ही कड़ी जोड़ती है ये सारी सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि यही विक्टिम हमें बाद में उस वान में मिले और इस सीसीटीवी के अंदर उनको आराम से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कुछ के सर से वैसे ही खून बहता है और बचा हुआ एक आध जन उनके साथ सूटकेस में होता है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि हर बार इन लोगों के साथ ये एक ही लड़की पाई जाती है और हाँ, यही है रियुंग। पर ये चीज तो सिर्फ हम जानते हैं, ऑफिसर ज्यूक को कहाँ पता है कि ये रियुंग नाम की कोई लड़की है वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी ये सारी चीज चल रही है ना, उसे देखकर ऑफिसर ज्यूक को इतना तो पता चल गया है कि कोई तो ऐसा है जो इन सारी चीजों को दबा रहा है। क्योंकि ज्यूक भाई जितने भी सबूत को इकट्ठा करते हैं, कई सारी सीसीटीवी फुटेज को भी साथ में रखते हैं, लेकिन हर बार वो सारे सबूत कोई ना कोई वाइप आउट कर देता है। और ये चीज अब तक ज्यूक के साथ टोटल 8 बार हो चुकी है। तो ये तो कोई कॉन्सिडेंस नहीं है ना। और उसकी ऑफिसर मैडम ने भी उसको कहा है कि तुमको कुछ भी करके ये सारे सबूत मिटा नहीं है, तो इसलिए वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और यही बात सोचते हुए उसे याद आता है कि उसकी मैडम ने एक और बंदे को भी इस केस में हायर किया था, जो कि एक डिटेक्टिव था। तो वो तुरंत ही उस बंदे के बारे में सर्च करने लगता है और उसे उसकी ऑफिसर प्रोफाइल मिल भी जाती है। और ज्यूक देखता है कि उस डिटेक्टिव को ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है और ये बात उसे जरा भी हजम नहीं होती, क्योंकि भाई आधे से ज्यादा काम तो ज्यूक ने किया था और प्रमोशन मिला किसी और को। और अब ज्यूक भाई का मत्था थोड़ा सा सनक गया है और उसकी नजर पड़ती है उसके डेस्क पर रखे हुए एक मेमोरी कार्ड पर और हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो मेमोरी कार्ड कैसे ऑफिसर ज्यूक के पास आया। अभी थोड़े टाइम पहले जो प्रेग्नेंट लेडी दिखाई गई थी, ये कार्ड उसी ने ज्यूक को दिया है और इसके अंदर उसके हस्बैंड की कार का डैश कैम फुटेज है। और ये लेडी चाहती है कि ऑफिसर ज्यूक इस कार के अंदर रही फुटेज को देखे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए कि उसके हस्बैंड के साथ ये खौफनाक चीज किसने की। और प्रेजेंट में अभी ऑफिसर ज्यूक अपनी मैडम के ऑर्डर को लात मारकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके पीछे उसकी मैडम की एंट्री हो जाती है। अरे ज्यूक, इतनी देर हो चुकी है फिर भी तुम काम कर रहे हो? अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? अरे मैंने बस खबर सुनी कि तुम देर तक काम कर रहे हो और तुमने मेरे कॉल का भी कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा देख लूं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई हूँ। तो क्या यही वो सीसीटीवी फुटेजेस है जिसको तुमने रिट्रीव किया है? तुम काफी अच्छा काम करते जा रहे हो ज्यूक। अब इन सारी फुटेजेस को मैं अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ कि अभी जो तुम्हारे हाथ में है वो भी इसी केस से रिलेटेड है ना? लगता है ये किसी विक्टिम की फैमिली ने तुम्हें दिया है। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात शायद भूले नहीं हो कि जब भी तुम इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करो तो अकेले कभी मत करना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये चीज छुपा लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? और ऐसा बोलकर वो मैडम ज्यूक के हाथ से वो मेमोरी कार्ड ले लेती है। अरे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस प्रमोशन चाहिए, इसीलिए मैं डटकर काम कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तभी मैडम की नजर पड़ती है ज्यूक के कंप्यूटर पर, जहाँ पर उसने उस डिटेक्टिव की फाइल खोली हुई थी। और ज्यूक इसको कवर अप करते हुए कहता है, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि और भी ज्यादा बेहतर ऑफिसर बन सकूं। इसके लिए मैं देख रहा था कि मैं अब और किन चीजों में माहिर हो सकता हूँ। वाह ज्यूक, तुम तो कमाल हो। माफ करना कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन क्या अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर ताजी हवा में आओगे? अब यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो को, जो मीहो के साथ हुई बातों के चलते अभी भी घबराया हुआ है और बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा होकर यही सोच रहा है कि क्या सच में मैं मॉन्स्टर हूँ या फिर नहीं। एंड सडनली वो अपने सर को चेक करने लगता है कि क्या उसके सर में भी कोई होल है जिसके थ्रू वो मॉन्स्टर सीड का पैरासाइट उसके अंदर गया हो, और लकीली वो उसे मिल जाता है। मतलब हाँ, मीहो बिल्कुल सच कह रही थी, जियो वॉज द मॉन्स्टर ऑल्सो। वो सारी बात बिल्कुल सच थी और उसी ने येरिन को मारा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और हम देखते हैं सस्ते एप्पल आईफोन का सर्विस सेंटर,
जहाँ पर जियो भाई अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल की डिस्प्ले डलवाने आए हैं और भाई की शक्ल देखकर ये पता चलता है कि भाई कल रात से सोया ही नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही बातें चल रही है कि जब मीहो ने कल उस स्टाफ वाले बंदे को मॉन्स्टर बनाया था तब वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे और उन लोगों ने रिएक्ट भी नहीं किया, यानी कि वो सब भी मॉन्स्टर्स थे। तो आखिर ऐसे मॉन्स्टर्स उसके आसपास और कितने होंगे। और तभी एक सर्विस सेंटर का वर्कर जियो के पास आता है और उसे कहता है, अरे सर आइए मेरे साथ, मैं आपकी डिस्प्ले को रिप्लेस कर देता हूँ। एंड जियो भी लाइक, क्या ये मॉन्स्टर है या फिर ये लोग मॉन्स्टर है? नहीं, शायद से ये लोग मॉन्स्टर है। अब मोबाइल की डिस्प्ले अच्छे से रिप्लेस करवाने के बाद हमें दिखाया जाता है गली का खोपचा, जहां पर जियो भाई इस मोबाइल के अंदर अच्छे से सारी चीजों को चेक कर रहे हैं। जियो काफी ज्यादा डरते हुए नोट वाले एप्लीकेशन को खोलता है और कुछ भयानक चीजें देखकर वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि उस नोट के हर पेज के ऊपर 20 लोगों की इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है, 20 पीपल। और ऐसे उस एप्लीकेशन के अंदर टोटल 142 पेजेस है, यानी कि 2,500 से 3,000 लोग जो ऑलरेडी मॉन्स्टर बनने के बाद दुनिया में भंगड़ा पा रहे हैं। और जियो ये सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इतने ही नहीं हो सकते। मे बी जितना वो सोच रहा है और जितना इसके अंदर लिखा गया है, क्या पता उससे कहीं ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद हो। और तभी उसकी नजर फोन के अंदर एक नोट पर पड़ती है जिसमें होती है येरिन की फोटो। और यहाँ पर ये बिग रिवील होता है कि येरिन भी मॉन्स्टर थी। जियो भी लाइक, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मॉन्स्टर निकलती है और जो मुझसे प्यार करती है वो बाद में मॉन्स्टर निकलती है। और येरिन की ये असलियत देखकर उसे वापस से एक फ्लैशबैक याद आता है। जब येरिन की डेथ हुई थी तब वहाँ पर मीहो भी मौजूद थी, और जब जियो ने उस टाइम पर मीहो को नोटिस किया तो वो जियो को देखकर हंस रही थी, क्योंकि वो सारी चीजें मीहो ने ही जियो के थ्रू येरिन के साथ करवाई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की रात पर, और हम देखते हैं मीहो को जो अपने घर में एक फोटो फ्रेम को साफ कर रही है। और तभी उसे कॉल आता है जियो का, जो उसे बताता है कि मुझे अपनी मेमोरीज को और जल्दी याद करना है, तो तुम मुझे जल्दी से बाकी की चीजें बता दो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही आया हुआ हूँ। तो एक्साइटमेंट के चलते मीहो दरवाजा खोलने जाती है और तब हमें क्लोजअप में दिखाया जाता है कि ये फोटो जियो की कोई पुरानी फोटो ही है। दरवाजा खोलकर मीहो जियो का वेलकम करती है और अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि जियो खुद सामने से ट्राई कर रहा है कि वो अपनी यादों को याद करे। चिंता मत करो मीहो, मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज था। मैं पहले थोड़ा सा सहम गया था कि आखिर तुम अचानक से मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो, और आखिर क्यों तुमने मेरे सामने उस बंदे को मॉन्स्टर बना दिया। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे पता चला कि तुम तो बस मेरी मेमोरीज को वापस लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। बस अब और खेल मत खेलो मेरे साथ मीहो, मुझे वो सब कुछ जानना है जो मैं भूल चुका हूँ। और जियो की बातें ध्यान से सुनते हुए मीहो की नजर पड़ती है जियो के झोले पर, और मीहो ये फिगर आउट कर लेती है कि जियो यहाँ पर चिकनी चुपनी बातें करके एक्टिंग कर रहा है, बल्कि उसका प्लान तो कुछ और ही है। लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, उल्टा उसकी तरफ से तो भाई तगड़े लेवल का सिडक्शन शुरू हो चुका होता है। और वो जियो को बताती है कि ये सब जान के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली अब ये दोनों इन चीजों के बारे में खुल के बात कर पाएंगे। एंड मीहो के नजदीक आते ही जियो अपने झोले को कवर कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर सच में वो कुछ लाया है। मीहो उसे कहती है कि वो जियो की मेमोरी लाने के चक्कर में अभी तक काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी। और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें अभी कोई चीज याद आई या फिर नहीं। तो जियो कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आया। तो मीहो उसे बताती है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ वैसे ही याद आता रहेगा। और अगर तुम्हारी मर्जी हो जियो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आखिर तुमको मॉन्स्टर बनाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाँ मीहो, मैं वो जानना तो चाहता हूँ, लेकिन आखिर वो फोटो कौन सी है? क्या सच में हमारे बीच में इतना प्यार था और हम इतने नजदीक थे? मीहो, तुमने सच में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। 2 साल से हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन तुमने कभी ये मुझे फील ही नहीं होने दिया कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। मुझे बताओ, आखिर तुमने ये सब क्यों सहा? क्या सच में तुम मुझे इसीलिए पसंद करती हो कि मैं बाकी सारे मॉन्स्टर से अलग हूँ, या फिर कोई और ही बात है जो मैं नहीं जानता? मीहो जियो को कहती है कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बात यह है कि जियो वो पहला बंदा है जिसने मीहो को पसंद किया था। वो बताती है कि जब वो खुद मॉन्स्टर बनी थी तब उसे अपने आप से ही नफरत हो गई थी और वो खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जियो ने उसकी दुनिया बदल दी। जियो ने ये मान लिया था कि वो एक मॉन्स्टर है और वो मीहो नाम की मॉन्स्टर से ही प्यार करता है, और इसीलिए मीहो भी जियो से इतना प्यार करती है। बस यही वो वजह है जियो कि मैं तुम्हारी तरह खुद बनना चाहती हूँ। जरा इस फोटो को देखो जिसमें तुम बस एक बेबी मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो।
और लिटरली यार ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक फोटो है जो मैंने पहली बार देखी है। और इसमें जियो मॉन्स्टर टेंटिकल वाली मीहो के मुंह पर किस कर रहा है और मीहो इसीलिए उससे कहती है कि यही सच्चा प्यार है और इसीलिए मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये फोटो देखकर हमारी ही इतनी फट गई है तो जियो भाई की तो क्या ही फटी होगी। पर फिर भी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को गधे के पिछवाड़े में डालकर ऊपर से ऐसा दिखाता है कि वाह मजे ही आ गए। लेकिन मन में जियो अपनी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड को अम्मा बहन की गाली दे रहा होता है। साली ये किसी भी एंगल से प्यार नहीं है, तूने मेरे परिवार को मारकर मेरी दुनिया उजाड़ दी और अब तू कहती है कि तू मुझसे प्यार करती है। क्या बकवास है, मैं तो बस एक खिलौना हूँ जिसके साथ तू खेलना चाहती है, जो तेरा मन बहलाता रहे। लेकिन क्या तुझे सही में ऐसा लगता है कि तू और आगे मेरे साथ खेल पाएगी? और तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू ये नकली फोटो दिखाकर मेरा वापस से काटेगी? तो भूल जा साली, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और ऐसी बातें मन में बोलते हुए जियो मीहो का हाथ अपने पर से हटाता है और मीहो को ये पूछता है कि आखिर अब तुम्हारा हाथ कैसा है जिस पर मैंने हथौड़ा मारा था? देखकर तो लगता है कि मीहो तुम कम्प्लीटली हील हो चुकी हो। हाँ अभी थोड़ा सा दर्द है लेकिन अब मैं ठीक हूँ। प्यार में ऐसी चोट लगना आम बात है। असलियत में बात यह है कि मॉन्स्टर बनने के बाद मीहो अपनी चोट को भी महसूस नहीं कर पाती और जियो ये बात उसका हल्का खुला हुआ घाव देखकर समझ जाता है और वो वापस से मन में यही सोचने लगता है कि क्या अब उसे मीहो पर अटैक कर देना चाहिए एंड क्या वो शुरुआत गले से करे या फिर किसी और हिस्से से। आखिर इसका वाइटल पॉइंट क्या है, आखिर उसकी बॉडी एग्जैक्टली कहां से कंट्रोल होती है। और यही चीज अपने आप से पूछते हुए जियो को याद आता है कि जब उसने पिछली बार मीहो पर अटैक किया था तो मीहो ने अपने सर को बचा लिया था, यानी कि उसका सर ही उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर भी उसके सर पे चोट नहीं आई थी और लिटरली वो उतने बड़े हिट से बच गई थी। पर उसके घाव इतनी जल्दी नहीं भरते और जियो फुल तैयार होता है कि अभी मैं उसको मार दूंगा। लेकिन तभी मीहो बोलती है कि चलो अब तुम सब लोग बाहर आ जाओ और उसके उतना कहते ही जियो देखता है कि मीहो के घर के हर कमरों में से कई सारे मॉन्स्टर बने मुस्टंडे बाहर आ रहे हैं। और मीहो जियो को कहती है तुमने कहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी तुम जरा भी बदले नहीं हो। तुम हाई स्कूल के अंदर तो मुझे अच्छे से समझते थे और मुझसे प्यार भी करते थे और मैं इतनी भोली थी कि तुम्हारी उन सारी बातों को सच मानती थी, लेकिन असलियत कुछ और थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम मेरी चिंता करते हुए यहाँ पर आए हो, तुमने वापस से प्यार का दिखावा किया लेकिन असलियत में तुम मुझे मारने आए थे। और हम देखते हैं कि जियो अपने झोले के अंदर एक ड्रिल मशीन लेकर आया होता है और मीहो वही ड्रिल मशीन जियो के गले पर लगाते हुए कहती है कि अब आखिर और उसको आगे क्या करना होगा जिससे जियो अपनी ये सारी हरकतें बंद कर दे। बताओ जियो आखिर मैं क्या करूं? लेकिन एक चीज ऐसी है जो मुझे तुम्हें दिखानी है और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियो को हॉस्टेज बनाकर मीहो और उसके मुस्टंडे उसे कहीं पर ले जा रहे होते हैं पर पार्किंग लॉट में उन पर कोई नजर रख रहा है और ये होता है रियुंग का मुस्टंडा। और उसके लगाए गए बॉक्स के थ्रू रियुंग अभी घर बैठे ही जियो और मीहो की सारी बातें सुन रही होती है। भाई सच में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है यहाँ पर। अब जियो और मीहो के बीच में पार्किंग लॉट के अंदर जो भी सारी कन्वर्जेशन हो रही है वो सब रियुंग अच्छे से सुन रही है, जिसमें जियो मीहो को सवाल पे सवाल पूछता जा रहा है लेकिन मीहो उसकी बातों का जवाब ही नहीं देती। और ये सारी चीज जानकर रियुंग को पास्ट का एक सीन याद आता है जिसमें उसने मीहो पर अटैक किया था और उस टाइम पे भी मीहो ने एक सुनसान पार्क के अंदर एक बंदे को अपना शिकार बनाया था और रियुंग यहाँ पर आई थी उस नए वाले मॉन्स्टर को अपनी साइड करने के लिए। और वो तुरंत ही उसके पास जाकर अपना हेलमेट उतारती है और अपनी ईवल टूथ दिखाते हुए उसे कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि रियुंग ने अभी अभी मीहो के मॉन्स्टर को चुराना शुरू किया, बल्कि उसका ये कारोबार काफी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं उसी बंदे को जिसकी मॉम रियुंग अभी ताजा बनी है और वो अभी बैंक के एटीएम से काफी बड़े अमाउंट की लोन लेता है और पैसों को बैग में भर के वहाँ से निकल लेता है और वो सारा रोकड़ा वो लेकर आता है अपनी मॉम रियुंग के पास, जो सच में पैसों में अंधी हो चुकी है और उसे ये सब काम करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ये काम इतना आसान जो है उसे हर बार बस मीहो का पीछा करना है और जब भी वो किसी को मॉन्स्टर बना देती है तो रियुंग को बस छुपकर मीहो के सर पे अटैक करना है। उसके बाद उस ताजे बने हुए मॉन्स्टर को वो अपना स्लेव बना देगी और वो जो चाहे वो उनसे करवा सकती है। पर रियुंग का पेट इतनी दौलत से नहीं भरता, उसे चाहिए और भी ज्यादा।
तो वो डिसाइड करती है कि एक बार मैं मीहो को मेरे सारे बंदों के साथ मिलकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी एंड इसके बाद वो जितने चाहे उतने स्लेव्स को बना सकती है। और वो मीहो के साथ एग्जैक्टली ये चीज करना ट्राई भी करते हैं। पहले तो उसके सर पर काफी सारे शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है, पर तब रियुंग नोटिस करती है कि इस बार उसे यहाँ पर आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि उस टॉयलेट में बने 2 नए मॉन्स्टर्स उसको एज अ मॉम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो रियुंग अपने मुस्टंडो को ये ऑर्डर देती है कि कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ मीहो को भी ले लो और उसे सूटकेस में बंद कर दो। रियुंग का प्लान ये है कि कुछ नहीं तो कम से कम इन लोगों के फिंगरप्रिंट वगैरह तो काम आ जाएंगे और उससे आसानी से कोई लोन मिल ही जाएगा, तो इनको वेस्ट क्यों जाने दे। वो इनके थ्रू लोन का अमाउंट कमा कर इन लोगों को आराम से ठिकाने लगा सकती है। और इन सारी बातों के दौरान रियुंग का ध्यान मीहो पर से हट जाता है और सडनली वो नोटिस करती है कि मीहो का पैरासाइट उसके अंदर से निकलकर उसके एक बंदे पर चिपक चुका है। लिटरली मीहो के पैरासाइट ने उस हेलमेट तक को भी तोड़ दिया है और उस बंदे को कंट्रोल करके वो सीधा रियुंग पर झपट पड़ता है। पर रियुंग का एक मुस्टंडा जो प्रोबेबली ग्यूयोक ही है, वो उसे किक करके रियुंग से दूर कर देता है और वो लोग काफी स्पीड में अपनी जान बचाकर वहां से एस्केप करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रियुंग का कोई भी स्लेव उस हादसे में नहीं बचा और इसी वजह से उसका दिमाग भी खराब हो चुका है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन कॉलेज में और रियुंग कॉलेज की क्लास में भी काफी ज्यादा परेशान होती है। पर तभी उसकी साइड में आती है मीहो और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने बालों को ये ब्लीच कब करवाया। अब रियुंग का अपने बालों में ब्लीच करवाने का असली रीजन ये था कि पिछले वाले हादसे के दौरान जब उस पैरासाइट ने इन पर अटैक किया था, तब उस पैरासाइट ने रियुंग के हेलमेट को भी तोड़ दिया था। तो रियुंग को ये डर होता है कि कहीं वो पैरासाइट के थ्रू मीहो मुझे पहचान ना ले, इसीलिए उसने अपने बालों को ब्लीच करवाया है। पर मीहो के पूछने पर रियुंग उसे ये बताती है कि ये तो मैंने कुछ टाइम पहले ही करवाया क्योंकि मेरा ये करवाने का मन था। पर असलियत में रियुंग के दिमाग में वही ख्याल चल रहे होते हैं कि क्या हो अगर मैं मीहो को कंट्रोल कर पाऊं तो मैं मीहो को किडनैप करके उसे मॉन्स्टर मेकिंग मशीन में तब्दील कर दूंगी जो मेरी कमांड पर जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को बना सके। और तभी रियुंग नोटिस करती है जियो को और उसे पता चलता है कि मीहो जियो का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। तो तब से वो उन दोनों पर अच्छे से नजर रख रही होती है। इनफैक्ट जब चैप्टर 1 के अंदर मीहो का एक्सीडेंट हुआ था, रियुंग तब भी वहाँ पर मौजूद थी और छुपकर सारी चीजें देख रही थी। एंड जब मीहो जियो के दोस्त सेजिन को मॉडल के अंदर ले जा रही होती है ना, तब भी रियुंग मीहो का पीछा ही कर रही होती है। इनफैक्ट उस टाइम पे उसने जियो को कॉल भी किया था कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी अनजान बंदे के साथ किसी मॉडल में जाते हुए देखा है, और जियो तब उस मॉडल के अंदर भागता हुआ आया था। और ये सारी चीज भी रियुंग अच्छे से देख रही होती है। इनफैक्ट जब सेजिन, जियो और मीहो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं ना, तब उनकी साइड के टेबल पर एक अननोन बंदा बैठा हुआ होता है जो उन लोगों की कन्वर्सेशन की सारी बातें रियुंग को मैसेज करके बताता है। और उसके बाद रियुंग जियो को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है और उसे एक हिंट के थ्रू बताती है कि वो जानती है कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर है। और यहाँ से हम आते हैं वापस प्रेजेंट में, क्योंकि अभी जियो और मीहो की सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसे ये पता चलता है कि असलियत में जियो मीहो की वीकनेस नहीं है। मीहो बस एक पागल बावली मॉन्स्टर है जो बस प्यार की भूखी है, और जियो को पाने के लिए उसने अभी तक जो भी चीज की उस पर रियुंग हंस रही होती है। और तभी उसके फोन पर कॉल आता है ग्यूयोक का। बताओ ग्यूयोक, आखिर हमारे काम का क्या हुआ? काम तो सब पूरा हो चुका है। वेल डन। तो आखिर इस बार कितना मैनेज हुआ? ज्यादा नहीं, बस 35 मिलियन वॉन। लेकिन हमारे सामने अभी भी एक दिक्कत खड़ी हुई है। मेरा मतलब है कि आखिर हम इन 4 डेड बॉडीज का क्या करेंगे? आई मीन हमें इनसे छुटकारा तो पाना ही होगा ना। नहीं ग्यूयोक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा। वो जगह शहर से काफी ज्यादा दूर है और कोई वहाँ पर खास जाता भी नहीं है। अभी हमारे पास कुछ ही काम के मॉन्स्टर्स बचे हैं, तो हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मुझे तो कभी पता ही ना चलता। तो अभी उस सारे काम को वहीं पर छोड़ दो और वापस से मेरे पास आ जाओ। और इतना कहकर वो अपने कॉल को कट करती है और बाद में सोचने लगती है मीहो के बारे में कि आखिर वो किस तरीके की मॉन्स्टर है कि जियो का प्यार पाने के लिए वो पूरी दुनिया उसको तोहफे में दे देगी। लेकिन जियो तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपनी मेमोरीज को ही भूल चुका है। यानी कि मैं जो चाहूँ वो जियो के साथ कर सकती हूँ, और वो तो ऑलरेडी एक मॉन्स्टर है, तो मुझे कोई गिल्ट भी नहीं रहेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जियो पर, जो एक कार के अंदर मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। और अचानक से एक डेस्टिनेशन पर जाने के बाद वो कार रुक जाती है और मीहो पलटकर कहती है, अब उसे छोड़ दो, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हमें पता चलता है कि मीहो जियो को हॉस्टेज बनाकर लेकर आई है एक बड़े सिटी हॉस्पिटल में।
और एग्जैक्ट इसी टाइम पर इस हॉस्पिटल में एंट्री होती है ऑफिसर जियूक की, जो दिखने में काफी ज्यादा ओपी मोड में लग रहा है। और हमें दिखाई जाती है उसकी और उसके मैडम की उस रात की कन्वर्जेशन, जब उसकी मैडम उसको ताजी हवा खाने के लिए बाहर ले गई थी। मैडम जियूक को बताना चाहती थी एक खुशखबरी के बारे में कि जियूक को फाइनली काफी अच्छे खासे लेवल का प्रमोशन मिलने वाला है। और इसीलिए वो उसे कहती है, याद रखना जियूक कि कल सुबह तुम्हें अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को सबमिट करना है, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते ये सारी चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है। और उस रिपोर्ट के बस सबमिट हो जाने के बाद तुम डायरेक्टली प्रमोट हो जाओगे। और इसीलिए ऑफिसर ग्यूयॉक यहाँ पर आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर जियूक अंदर हॉस्पिटल रूम में जा चुका है और नर्स उसे बताती है कि सर हमें आपकी एंडोस्कोपी करनी होगी और इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर एक दवाई को इंजेक्ट किया जाएगा। अब एक तरफ से नर्स अपनी सारी प्रोसेस कर रही होती है और इस पूरे टाइम पर जियूक के दिमाग में यही ख्याल चल रहे होते हैं कि अब उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। फाइनली जिस चीज के लिए वो इतनी सारी मेहनत कर रहा था उसका रिटर्न अब उसे मिलने वाला है। और अपने प्रमोशन के ऐसे ही ख्यालात सोचते हुए जियूक की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती है और वो खुद भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है ना कि बस ये मीठी नींद के बाद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और जियूक के बेहोश हो जाने के बाद वो नर्स उसे काफी क्रीपी तरीके से देखती है एंड फिर वो नर्स जियूक को उसी बेहोशी की हालत में ले जाती है ऑपरेशन रूम में। लेकिन एक सेकंड, वो तो सिर्फ यहाँ पर टेस्ट करवाने आया था, तो आखिर ये नर्स उसे ऑपरेशन रूम में क्यों ले जा रही है? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जियूक को कुछ डॉक्टर्स ने मस्त ऐसे ऑपरेशन बेड पर लेटा दिया होता है और उसके सर को अलग से कवर किया होता है और डॉक्टर उसके सर के बालों को एक ट्रिमर से ट्रिम करते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो जियूक के सर में एक ड्रिल मशीन के जरिए छेद कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक दूसरे डॉक्टर को जो उसी ऑपरेशन रूम के अंदर एक कोल्ड सेफ में से ऑर्गन बैग निकालकर उस मेन डॉक्टर के पास आता है और उस ऑर्गन बैग के अंदर होता है मीहो का वही मॉन्स्टर पैरासाइट, जिसे वो मेन डॉक्टर जियूक के सर के अंदर इम्प्लांट कर देता है। यानी कि ऑफिसर जियूक को प्रमोशन नहीं बल्कि पोपट मिला है। और उनका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद नर्स उनको किसी और वार्ड के अंदर शिफ्ट करती है और उस बड़े से वार्ड के अंदर ऑफिसर जियूक की तरह और भी कई सारे पेशेंट हैं जिनके सर के अंदर ऐसा ही मॉन्स्टर पैरासाइट इम्प्लांट किया गया है। अगले सीन में नर्स जियूक को एक अलग तरह का चश्मा पहनाती है जिससे वो सिर्फ सीधा ही देख सकता है, उसको आसपास की चीज नहीं दिख सकती। और उसके बाद उसे पहनाए जाते हैं हेडफोन्स और उस हेडफोन में आई आवाज के चलते वो अचानक से जाग जाता है और उसके उठते ही उसके मुंह से आवाज निकलती है, मॉम। और ये सुनते ही वो नर्स ऑन करती है उसके सामने रहे टीवी को, जिसमें होती है इन सारे मॉन्स्टर्स की मॉम मीहो। और वो जियूक से वही बेसिक क्वेश्चंस करती है जो उसने लास्ट टाइम जियो को मॉन्स्टर बनाते हुए किए थे कि क्या तुम्हारी कोई मेमोरी खोई है या फिर नहीं। तो मॉन्स्टर बन चुका जियूक उसे बताता है कि उसके पास वैसे तो सारी मेमोरीज है, लेकिन वो जब 15 साल का था उसके पास कोई यादें नहीं है। तो मीहो उससे पूछती है कि क्या वो मेमोरीज के बिना क्या तुम्हारी डेली लाइफ के अंदर कोई चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो कहता है नहीं। तो मीहो उसको कहती है कि अपनी मसल मेमोरीज को यूज करो और वैसे ही जिंदगी जियो जैसे कि तुम अब तक जीते आ रहे थे, और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम्हें अपनी जिंदगी जीते रहनी है। और यहाँ से जाने के बाद किसी भी फालतू चीज के बारे में मत सोचना, तुमने बस यहाँ पर अपनी एंडोस्कोपी ही करवाई है। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम मॉन्स्टर किस तरह से बने थे तो अपनी सारी यादों को खोकर वहीं पर टपक जाना और बाकी की चीजें तुम्हें वो नर्स अच्छे से बता देगी। और सबसे ज्यादा खास बात, मुझे आइंदा मॉम कहकर मत बुलाना, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है। यानी कि जियूक भाई का अब काम 25 हो चुका है। हमें लिटरली ये लगा था कि ये बंदा आगे चल के कुछ करने वाला है, पर प्रमोशन के लालच ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी एंडोस्कोपी करवाने के बाद जियूक उस हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में वही प्रेग्नेंट लेडी मिलती है जिसने अपने हस्बैंड की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के बारे में जियूक से रिक्वेस्ट की थी। और अभी उस लेडी के साथ उसकी मॉम भी होती है। अब जियूक यहाँ पर जैसा मीहो ने कहा था वैसे ही नॉर्मली बिहेव करता है, वो उनको ग्रीट करता है और उस प्रेग्नेंट लेडी की तबीयत के बारे में पूछता है। और उस लेडी की मॉम जियूक को काफी ज्यादा शाबाशी दे रही होती है क्योंकि उस केस के पीछे वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। पर तभी हॉस्पिटल के सारे इमरजेंसी स्पीकर्स में एक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन अटेंशन सारे विजिटर्स, आप सभी के लिए एक खास सूचना। सबसे पहले आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ रहे। हम हॉस्पिटल की तरफ से सारे पेशेंट्स और विजिटर्स को ये याद दिलाना चाहते हैं
कि कृपया अपने थोबड़े पर मास्क पहने ताकि इन्फेक्शन से बचा जाए। और हाँ, ये अनाउंसमेंट कर रही होती है मीहो और वो आगे माइक में बोलती है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिसने भी मास्क नहीं पहना वो बीट पे बूटी बजते ही हंसते हुए भंगड़ा पाना शुरू कर देना। और अगले ही सेकंड उस स्पीकर में से एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है और हम देखते हैं कि ये सुनकर जियोक भाई बावले की तरह नाच रहे हैं। और ये देखकर उस लेडी की मॉम काफी ज्यादा शॉक होती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी ठीक वैसे ही नाच रही है। आंटी बेचारी यहाँ पर फुल कंफ्यूज है कि साला हो क्या रहा है यहाँ पर। और शॉक के मारे बेचारी जब पीछे पलटती है तो वो देखती है कि सब के सब ऐसे बावले बन के भंगड़ा पा रहे हैं। और तभी मीहो अनाउंसमेंट करके इन सारे मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देती है कि जो भी यहाँ पर डांस नहीं कर रहा उनको आइडेंटिफाई करो और उन्हें घसीटकर डॉक्टर के पास ले आओ एंड उसे भी बना दो अपनी तरह मॉन्स्टर। और वो सारे मॉन्स्टर्स उस प्रेग्नेंट लेडी की मदर को घेर लेते हैं और लिटरली उन सबकी शक्ल स्माइलिंग टाइटन की तरह लग रही होती है। और फिर मीहो पलटकर जियो से कहती है, आखिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जियो? क्या तुम हॉस्पिटल का ये मैसेकर एंजॉय कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उनको ऑर्डर दूं कि वो पूरे शियोल के अंदर चक्का जाम कर दे या फिर उनके थ्रू सड़क पर सर्कस का खेल दिखाए? और ये सब देखने के बाद जियो भाई के गोटे आउटर स्पेस में जा चुके हैं। मुंह से तो वो पहले ही निकल चुके थे और अभी करंटली जियो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स उन आंटी को घसीटते हुए कहीं पे ले जा रहे हैं। और मीहो उसे कहती है कि ये जो साइड में खड़े रहकर जो तमाशा देख रहे हैं ना, वो सारे नए वाले मॉन्स्टर्स है, तो थोड़े टाइम के बाद वो भी ये सारा काम सीख जाएंगे। तो जियो मेरी जान, अब भागना बंद कर दो और इस वास्तविकता का स्वीकार कर लो। तुम्हारे पास भागकर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची, क्योंकि ये दुनिया मैंने हम दोनों के लिए बनाई है। तो उम्मीद का दामन छोड़ दो। मैं तुमको वैसे भी कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और जियो सदमे के साथ अपने आप से यही कह रहा है, वो सारे के सारे मॉन्स्टर बन चुके हैं, मैं उसे नहीं रोक पाया और अब मैं कहीं पर जा भी नहीं सकता। मुझे अब पूरी जिंदगी इस मॉन्स्टर के साथ बितानी पड़ेगी और वो भी उससे प्यार करते हुए, जब तक कि मैं खुद मर ना जाऊं। और इसी सदमे के साथ जियो भाई को एक जॉली पैनिक अटैक आता है और दुख के मारे वो भी बावला हो जाता है। अब जियो को ये अच्छे से पता होता है कि वो अभी काफी ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, पर उसका ये सदमा उस लेवल का होता है कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता। लिटरली एक बार को तो मीहो भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर अचानक से इसको क्या हो गया, कहीं सच में तो इसकी सटक नहीं गई। और वो उसके सर पर हाथ रख के उसकी तबीयत चेक कर रही है और जियो यही सोच रहा है कि आखिर अब इन सारी चीजों को मैं कैसे भूलूंगा कि मेरे आसपास के सभी लोग अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। और इसी क्रीपी कंफ्यूजन के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। वेल, सच बताऊं तो जितना मैंने सोचा था ये मानवा उससे कहीं ज्यादा ओपी चीजें दिखा रही है। बस अब आगे देखना ये है कि आखिर मीहो आगे चल के और कितने मैसेकर मचाती है और क्या जियो उसे कुछ भी करके रोक पाएगा या फिर नहीं। वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स होंगे वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी।